नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक किचन गार्डन। इसके लेखक R.N. मलिकज़ादा, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। तो आइए सुनते हैं नाटक किचन गार्डन। ये कॉल बिल भी एक मुसीबत है। बंदा हाजिर है जनाब। अरे यार, अजीब अहमक हो तुम भी। क्या कोई गुस्ताखी हो गई हमसे हुजूर की शान में? जी हाँ। अरे तुझे भला कॉल बेल का बटन दबाने की क्या जरूरत? नरेन की माँ जब भी मुझसे अपने बेटे की शादी का सवाल करती है, बंदा हुजूर की अदालत में आके पेश हो जाता है और आगे की तारीख लेके लौट जाता है। क्या तुम दोनों ने मुझे घन चक्कर समझ रखा है? मुझे तेरी हालत पर वाकई बड़ा तरस आता है, लेकिन क्या किया जाए, मेरी मजबूरी बखूबी तुम पर रोशन है यार। मुझे उसका एहसास है, लेकिन दोस्त, आखिर इस मसले का कोई हल तो होना ही चाहिए। अरे तो कोई रास्ता तू ही निकालना। शीला भाभी तो उपमा से पूछ सकती है, आखिर वो उसकी माँ है। जहां तक मुझे मालूम है, बेटी सियानी होने पर माँ को अपना राजदा बना लिया करती है। हाँ, मगर माँ ने तो उससे पूछा था। फिर कुछ बतलाया उसने? यार, उसका शादी करने का कतई इरादा नहीं है। क्यों? क्या कोई खास वजह है? भगवान जाने। वजह मालूम करने की कोशिश उसकी सहेलियों के जरिए भी कराई गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी निगाह में कोई नरेन से अच्छा लड़का हो और उसका जिक्र करने से डरती हो? या श्रीधर, एक आइडिया अभी अभी मुझे स्ट्राइक किया है। क्या? नरेंद्र और उपमा बचपन में साथ खेले हैं, कॉलेज में साथ पढ़े हैं। मेरे ख्याल में वो इस राज का पता बखूबी लगा सकता है, अगर वो कोशिश करे तो। ख्याल तो अच्छा है, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। जरूर करना, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज ही। ओके, अब इजाजत चाहूंगा, मैंने तेरा बहुत वक्त ले लिया। अरे नहीं यार, तेरे आने से इस मुश्किल मसले का हल तलाश करने का कुछ रास्ता तो हमारा हुआ, साथ ही कुछ गम भी गलत हुआ। अगर तू इजाजत दे तो रोज इसी वक्त आ जाया करूं। अरे जरूर जरूर, तेरे लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं। चाहे नाश्ता तो मिलेगा ना? शादी हो जाने तक तो जरूर मिलेगा, क्योंकि तू लड़के वाला है ना। अच्छा, तो ये बात है। नमस्कार महेश बाबू। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी। रामू, आप ठंडा लेंगे या गरम? ठंडा गरम रहने दीजिए, हमारी तो आपसे बस एक ही मांग है, यदि आप स्वीकार कर लें तो। क्यों आप बार बार कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं? आप यकीन करिए, उषा आपकी है। सो तो है। उमेश उसकी माँ को बहुत पसंद है। शायद आपको सूचना मिल गई होगी, उसका प्रमोशन हो गया है। अच्छा? अब वो ब्रांच मैनेजर हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। देखिएगा, किसी दिन वो जीएम की कुर्सी संभालेगा। आपका उमेश बहुत होनहार लड़का है। ये आपने क्या कहा? क्या वो आपका नहीं है? है भाई, है। और अगर कुछ परसेंटेज की कमी भी है तो वो शादी के बाद भाई फिर करिए ना, शादी की कोई तिथि निश्चित। हो जाएगी हो जाएगी। पहले उसकी बड़ी बहन से तो सुबुकदोश हो लेने दीजिए। जी हाँ, ये तो बहुत आवश्यक है, लेकिन इस शुभ कार्य में इतना विलंब? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पांडे जी तो कुछ देर पहले यहाँ से तशरीफ ले गए हैं। अच्छा? वो तो बेचारे बेहद दबाव डाल रहे हैं कि शादी किसी तरह जल्द से जल्द हो जाए। फिर विवशता क्या है? बजने दीजिए शहनाई। कैसे बजे? जिसकी शादी है वो पहले हाँ तो करे। शर्मा जी, मेरी माने तो एक बात अर्ज करूं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग पर किसी किस्म का बोझ है। अरे साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने उसे पूरी आजादी दी हुई है, उसके मनोरंजन की सारी चीजें घर में मौजूद हैं। तो उसे और क्या चाहिए? हाँ, याद आया, आपने डॉक्टर कपूर का नाम तो सुना होगा। कौन डॉक्टर कपूर? भाई माने हुए मनोवैज्ञानिक हैं। इस केस में आप मेरे कहने से कम उन्हें और कंसल्ट कर लें तो अच्छा होगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए, अंदर तशरीफ ले चलिए। शायद मिश्रा जी ने फोन पर आपको सूचना दे दी होगी। जी हाँ जी हाँ, तशरीफ रखिए। आप भी तो बैठिए। जो हो। क्या मंगवाया जाए, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, वो सब बाद में देखा जाएगा। पहले मरीज को देखना जरूरी है, उसे बुलवाइए। जी बहुत बेहतर। रामू, जरा उपमा बेटी को भेज देना। महेश बाबू, जी आपकी फैमिली में और कितने मेंबर हैं? जी, वाइफ है, मैं हूँ, उपमा और उसकी छोटी बहन उषा है। कोई लड़का भी है? जी हाँ, एक इनका छोटा भाई है धर्मेंद्र। इनके अलावा? जी, इनके अलावा नौकर चाकर है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आओ बेटा आओ। जी, ये मेरी बड़ी लड़की है जिसके लिए आपको कष्ट दिया है। गुड। तो बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? जी, उपमा। एज? 21 साल। प्लीज इन्हीं को बोलने दीजिए। सॉरी डॉक्टर। हाँ, तो तुमने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की है? एमए फाइनल कर चुकी हूँ। किस सब्जेक्ट में? हिंदी भाषा में। और अब आगे क्या करने का ख्याल है? जी, पीएचडी करने का विचार है। पीएचडी? कौन सा सब्जेक्ट चुना है उसके लिए? स्त्री समाज और उसका उत्पीड़न। स्त्री समाज और उसका उत्पीड़न। गुड। और कोई हॉबी? जी, किचन गार्डन लगाना और उसकी देखभाल। किचन गार्डन लगाना? इसके अलावा? जी, नॉवेल और मैगजीन पढ़ना। बेटे, आप शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? कृपया ये प्रश्न ना पूछें तो उचित हो। क्यों बेटी, ऐसी क्या बात है? विवाह के पश्चात जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनका अंत प्रायः दुखद होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। बेटी, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो शादी की थी और जहां तक मैं समझता हूं दे आर क्वाइट हैप्पी। ये आपने कैसे कह दिया? क्यों? वो दोनों तो मेरे ही कारण अत्यंत दुखी है। ये जानते हुए भी तुम उन्हें कष्ट पहुंचा रही हो, शादी से इनकार करके? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम जा सकती हो। और हाँ, अपनी यंगर सिस्टर को भेज देना। जी, अच्छा। महेश जी, जी लड़की के दिमाग पर शादी के बारे में कोई गहरा सदमा है। डॉक्टर साहब, वो कैसे दूर होगा? कोई कोई उपाय सोचिए डॉक्टर साहब। आप तसल्ली रखिए, मुझे कोशिश करने दीजिए। ठीक है, आइए पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फ्रेश होकर फैसला दें तो अच्छा रहेगा। चलिए चलिए। महेश बाबू जी, आपकी छोटी बेटी के कहने के मुताबिक आपकी बड़ी लड़की को कुछ ऐसे दर्दनाक वाकयात को देखने का इत्तेफाक हुआ है जिनका ताल्लुक औरतों के साथ मर्दों की जातियों से है। जी, हो सकता है कि आपका विचार सही हो, लेकिन ये बात उसके मस्तिष्क से दूर कैसे की जाए डॉक्टर साहब? मुझे तो महज ये एक वहम लगता है। आई डोंट थिंक सो। ये कोरा वहम नहीं है, बल्कि हकीकत है। ऐसा आजकल अमूमन देखने में आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर किया क्या जाए? ये मसला हल कैसे हो डॉक्टर साहब? हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। क्या किसी औषधि का सेवन कराना आवश्यक है? नो, नॉट एट ऑल। शी नीड्स रेस्ट एंड रिक्रिएशन ओनली। डॉक्टर साहब, इन दोनों चीजों की उसे हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। दैट्स ओके। अच्छा, अब चला जाए। ठीक है,
जैसी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय। नमस्कार। आई विश यू गुड लक। थैंक यू। हेलो उपमा, तुम आज इस वक्त यहाँ कैसे? विश्वविद्यालय जाना है, बस की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे भी उसी तरफ जाना है। आओ बैठो प्लीज। रहने दीजिए, किसी ने देख लिया तो पापा को सूचित कर देगा। तो क्या हुआ, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ? ये मैंने कब कहा, लेकिन लोगों को बेकार में। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मुझे आपके साथ स्कूटर पर बैठे देखकर लोग समझेंगे मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। जब तक लड़की राजी ना हो, शादी की शहनाई बजने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। आओ चलो, अब देर ना करो। आप भी मेरी तरह बहुत जिद्दी है, मानेंगे नहीं। यूनिवर्सिटी किस लिए जाना है? वहाँ पुस्तकालय में बैठकर कुछ नोट्स तैयार करने हैं। थीसिस के लिए? हाँ। कई दिन से मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि तुमसे कैसे और कहाँ मिला जाए। क्या कोई विशेष बात थी? कुछ खास ही समझो। यदि ऐसा था तो फोन पर संपर्क स्थापित कर लिया होता। फोन पर संपर्क कर लिया होता? फोन पर शादी का जिक्र आते ही तुम तमक कर रिसीवर रख देती। Am I wrong? नहीं, आपका अनुमान उचित है। ये यहाँ क्यों ले आए आप? ये कौन सा स्थान है? यहाँ बैठकर लोग अपने फ्यूचर के बारे में अहम फैसले करते हैं। आपका आशय? तुम्हें सब मालूम है। मैं शादी ब्याह को स्त्री की पराधीनता समझती हूँ। नहीं उपमा जी, मैं आपकी इस बात के लिए बिल्कुल तायद नहीं करूंगा। हो सकता है संबंध में आपके विचार भिन्न हो। मेरे ख्याल में तो शादी दो आत्माओं का मधुर मिलन है। समाज उसके जरिए न्यू कपल को एक दूसरे की मदद से एक खूबसूरत किचन गार्डन लगाने का मौका देता है। आ गई ना वही बात सामने जिसका मुझे डर था। डर? किस बात का? यही कि रंग बिरंगे फूलों से वाटिका को सुशोभित करते रहो। वाटिका को नहीं, अपने घर को। ना बाबा ना, मुझे इसका बिटर एक्सपीरियंस है। कैसे? प्रैक्टिकल या महज ख्याली? स्वयं अवलोकित। गनीमत है, तुमने तो मुझे चौंका दिया था। बात चौंका देने वाली ही है। हमारे पड़ोस में एक मध्य वर्ग के महानुभाव रहते थे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पड़ोस में तो काशीनाथ एडवोकेट रहते हैं। ये तुम कहाँ की बात कर रही हो? मेरठ की, जहाँ मेरी ननसाल है। खैर, क्या देखा वहां पर तुमने? महाशय जी की 6 लड़कियां घर पर उपस्थित थीं। 7वें इशू की तैयारी थी। हॉरिबल। बड़े जतन के उपरांत दोनों समय चूल्हे से धुआं निकल पाता था, क्योंकि उनकी आय 3 अंकों तक ही सीमित थी। तब तो वाकई बड़ी मुसीबत में था वो परिवार। हाँ, समय आया और महाशय जी अपनी पत्नी को तांगे में लेटाकर पास के किसी नर्सिंग होम में ले गए। और बेचारे क्या करते, मजबूरी जो थी। मैं उनके घर प्रायः आया जाया करती थी। स्त्री बड़ी ही नेक और समझदार थी। वो अपने पति को प्रत्येक इशू के बाद किसी डॉक्टर के पास। शौहर उसकी बात पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझता होगा, क्योंकि उसे अपना वंश आगे चलाने के लिए एक अदद लड़का चाहिए था, चाहे वो बड़ा होकर निकम्मा ही क्यों ना साबित हो। डिलीवरी के समय लेबर रूम में ही चच्चा बच्चा दोनों की डेथ हो गई, क्योंकि माँ को अपने विवाहित जीवन में अच्छी डाइट मिली ही नहीं। डिलीवरी के समय हड्डियों का मात्र ढांचा ही रह गई थी। वेरी सैड। ईश्वर ही जाने, जब कभी उस अभागी स्त्री के विषय में विचार मन को झकझोरता है, सच जानिए संसार से विरक्ति होने लगती है, साथ ही पुरुष जाति से घृणा भी। वो किस लिए? क्योंकि पुरुष बहुत स्वार्थी और कठोर हृदय का स्वामी होता है। इस घटना से यह चीज प्रमाणित होती है। उपमा जी, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि कुछ समय बाद वहीं पर मैंने इससे भी अधिक भीषण और दुखद कांड देखा,
उसमें भी पुरुष का ही स्वार्थ निहित था। उसे भी कह डालो, कहने से मन का बोझ हल्का होता है। नाना जी के एक किराएदार का लड़का किसी फैक्ट्री में लिपिक का कार्य करता था। फिर क्योंकि फैक्ट्री शहर से कुछ दूरी पर थी, लड़के ने अपनी ससुराल वालों से दहेज में और सामान के अतिरिक्त एक स्कूटर भी मांगा था। शादी के कुछ दिन बाद मैं शिष्टाचार के नाते बहू को उपहार स्वरूप कुछ रुपए देने के लिए उसके पास गई थी। मैंने अपना परिचय देकर उसके हालचाल जानने चाहे। क्या बतलाया उसने? कुछ समय तो वो गर्दन झुकाए शांत बैठी रही, किंतु मेरे बार बार पूछने पर वो सिसकियां भरकर रो दी। क्यों? ऐसी क्या बात थी? मेरे सांत्वना देने पर उसने धीरे धीरे बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी में अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक धन लगाया है। घर में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु दी है, केवल स्कूटर का ही प्रबंध नहीं कर सके, जिसके कारण उसका जीना दूभर हो रहा है। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। रोती नहीं तो गरीब और क्या करती, बात ही ऐसी थी। उसके मुख पर उस समय ऐसी उदासी और निर्बलता प्रदर्शित हो रही थी जैसे कि वो कई दिन से भूखी हो। मेरे प्यार से पूछने पर उसने बताया था कि पिछले 2 दिन से उसको चाय तक को किसी ने नहीं पूछा। बड़े सालिम थे उसके ससुराल वाले। ये सब सुनकर मैंने उसे अपने मायके जाने का परामर्श दिया और साथ ही उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया जिसमें 200 रुपए थे। फिर क्या किया तुमने? मैं क्या करती, बहू को साहस से परिस्थिति का सामना करने का परामर्श देकर एक दुखद अंत का पूर्वाभास मन में संजोए घर लौट आई। पर नरेंद्र, वो रुपए उसके किसी काम नहीं आए। क्योंकि उसके 2 दिन पीछे ही अचानक शाम के समय उस मकान से रोने चीखने का चीत्कार होने लगा। आस पड़ोस के लोग चिल्ला रहे थे, पानी डालो, कंबल उड़ाओ। कोई कह रहा था, फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करो। यानी बहू ने अपनी जान देकर स्कूटर का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। वेरी सैड। घटना वाकई दिल दहला देने वाली थी। क्या समझे आप? यही कि इन वाकयात से तुम्हें एक गहरा सदमा पहुंचा था और इसीलिए तुम्हें शादी से नफरत हो गई है। शादी से भी और पुरुष समुदाय से भी। रामायण और महाभारत के समय से ही पुरुष स्त्री जाति पर अन्याय और अत्याचार करता चला आ रहा है। रामायण और महाभारत के पीरियड में भी सभ्य और असभ्य लोग मौजूद थे। ये बात दिगर है कि उस जमाने में बुरे लोग कम थे, अब अधिक हैं। चलो मान लिया ये तर्क किसी सीमा तक सत्य हो सकता है, किंतु अपराधी केवल स्त्री को ही अपना निशाना क्यों बनाता है? क्या इसलिए कि वो निर्बल है? क्या अपराधी और दुराचारी पुरुषों से महिलाओं को भविष्य में कभी संरक्षण मिल सकेगा? क्या ऐसी आशा की जाए? जरूर की जाए। नाउम्मीद होने का कोई सबब नहीं है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, उनके विचार बदलेंगे। वो औरत की सहनशीलता, उसका निस्सीम स्नेह और अवर्णनीय त्याग की कद्र करने लगेंगे। कब? कौन से युग में? इसी युग में। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, लेकिन पहले आप तो मेरी तरफ से अपना दिल बदलने की कोशिश करें। उसके लिए आपको
तो वचन देने होंगे। जैसे महाराजा दशरथ ने महारानी कैकेयी को दिए थे। हाँ और हाँ। क्या मुझे बनवासी बनाने का इरादा है? नहीं। तो फिर? वनमाली, वो भी ऐसा जो केवल 2 पुष्पों पर ही संतोष करे। एक्सीलेंट। दूसरा वचन क्या है आपका महारानी? लगे हाथे उसे भी भरवा ले तो बेहतर हो। आप दहेज स्वरूप कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। एवं मस्त। एक वचन आपको भी मुझको देना होगा। क्या? यही कि आप भी अपनी डैडी से किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगी। क्या लड़कियां भी अपनी मांग रखने लगी हैं? हाँ, मेरे एक दोस्त की लड़की की शादी थी। वो उसे देने के लिए कुछ जेवर, कपड़े और बर्तन वगैरह खरीद कर लाया था। उन्हें पसंद कराने के लिए दोस्त ने मुझे बुलाया। तब क्या हुआ? जिस वक्त चीजें मुझे दिखाई जा रही थी, लड़की भी वहां पर मौजूद थी। क्यों? वो वहां किस लिए बैठी थी? शायद वो देखना चाहती हो कि बापू उसे देने के लिए क्या क्या चीजें लाए हैं। जेवर और कपड़े देखकर तो वो खामोश बैठी रही, लेकिन जब पिता बर्तन दिखाने लगा तो उससे नहीं रहा गया। उसने कहा। क्या कहा? वाह पापा, आप वॉशिंग मशीन तो लाए ही नहीं, वो तो मैं जरूर ले जाऊंगी। निर्लज्ज। मेरे ख्याल में आप तो अपनी डैडी से ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगी। कदापि नहीं। वचन दिया। आई थिंक यू आर क्लियर इन माइंड नाउ। हाँ, आज मेरे अशांत मन ने एक दीर्घ अंतराल के पश्चात सूक्ष्म सुखद तरंगों के प्रवेश का अनुभव किया है नरेंद्र। गनीमत है। बातों बातों में काफी वक्त हो गया है। आ चलो, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। ना, अब मुझे वहां नहीं जाना। क्यों? अब ऐसी क्या बात हो गई है? घर जाने का मूड हो गया है। यूनिवर्सिटी जाकर तो तुम्हें रिसर्च के सिलसिले में कुछ जरूरी नोट्स तैयार करने थे ना? करने तो थे, किंतु अब रिसर्च का विषय ही बदल गया है। माँ, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ हूँ। क्या बात है? आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। उपमा मिली थी क्या? हाँ, उसी के पास से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या कहा उसने? हाँ कर दी? हाँ ही समझो, नीम रजा। अरे, ये नीम बीच में कहाँ से आ गया? मैं पूछती हूँ, जहाँ बैठकर तुम दोनों ने बातें की थी, क्या वहाँ कोई पीपल का पेड़ नहीं था? होगा, लेकिन माँ, इस पेड़ से शादी का क्या संबंध है? है बेटा, वो बड़े घर की लड़की है। कहीं नीम तुम्हारे जीवन में अपनी कड़वाहट न घोल दे, मुझे इसका डर है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा अच्छा, तू हाथ मुंह धोकर तो आ, खाना तैयार है। अभी धोकर आता हूँ, तुम झट से थाली परोस दो। तू आएगा भी? यहाँ सब तैयार है। क्या तैयार है? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। खाना। और आप क्या समझे? मैं बारात की तैयारी समझाता हूँ। ओफो, वो भी अब हुई ही समझो। कैसे? ये उपमा से मिलकर आ रहा है, लगता है उसने हाँ कर दी है। सच? हाँ? मैं अभी आया। अजी कहाँ चले? खाना तो खा लो। पहले किसी को भेजकर बाजार से मिठाई मंगवाओ। अच्छा। इतने में मैं महेश को टेलीफोन मिलाता हूँ। ले माँ, मैं तो आ गया, मुझे तो परोस दो। बाबूजी तो आज मिठाई से ही पेट भरेंगे। बैठ। हेलो महेश शर्मा जी साहब। हेलो, मैं पांडे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? अरे भाई कुछ बताओगे भी।
उपमा बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अच्छा, सच? अरे भाई, ये तो वाकई बड़ी खुशी की खबर है। नरेंद्र ने इनाम पाने का काम किया है। इनाम तो उसे मिल ही रहा है। अच्छा, क्या मिल रहा है? एक सुंदर और सुशील लाइफ पार्टनर। अरे नहीं यार, ये तो उसकी थी। माँ बदौलत उसे रिवार्ड में एक मारुति कार देना चाहते हैं। ना ना ना, ऐसी भूल ना कर बैठना, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे यार, दहेज तो शादी के वक्त दिया जाता है भाई। कार तो मैं कल भेजूंगा। पहले दो या बाद में दो, होगी तो शादी के सिलसिले में ही। अरे यार, तो फिर क्या दिया जाए? मैंने कहा ना कुछ नहीं। अरे दोस्त, ये तो ठीक नहीं लगता। सब ठीक है, तुम पंडित जी को बुलवा के शादी का मुहूर्त निकलवाओ, और हाँ, जो कुछ उपमा बेटी कहे वही करना। अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं कोई ऐसी चीज उसकी मर्जी के खिलाफ हुई और वो फेरों के मंडप से उठ के चल दी तो। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई तू ही जाने, क्योंकि तू उसका बाप है। अरे भाई, तू भी तो कुछ है उसका कि नहीं? मुझे कुछ होने में कानून का सहारा लेना पड़ेगा। क्या मतलब? अरे क्या नरेंद्र का इरादा सिविल मैरिज करने का है? नहीं यार, तू समझा नहीं। अरे तो तू समझा देना। तू तो उसका फादर है, मुझे फादर इन लॉ अभी बनना है। अच्छा अच्छा, ये माजरा है। बहुत खूब। अभी आप सुन रहे थे नाटक किचन गार्डन। इसे लिखा R.N. मलिकजादा ने, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।